बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा में व्याकरण बुक का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग अपने सामने व्याकरण बुक निकालें और चैप्टर नंबर 2 वर्ण विचार अध्याय को खोलें। तो सबसे पहले आप लोग अब ये अध्याय यानी वर्ण विचार जो है उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इस अध्याय में हमें क्या क्या या किन किन बातों पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे वर्णों के बारे में। वर्ण क्या है, वर्ण की परिभाषा, उसके प्रकार, उसके भेदों के प्रकार, उच्चारण, वर्ण विच्छेद, अनुस्वार, अनुनासिक, अयोगवा, कई तरह की बिंदुएं जो हैं इस पाठ के अंतर्गत आते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। और पिछली कक्षा में आपने पढ़ा भाषा के बारे में, भाषा, व्याकरण, लिपि के बारे में, और इसलिए मैं इस बात को बताने का फिर से आपके सामने इस बात को रख रही हूँ कि भाषा के बाद ही हम भाषा के वर्णों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी भाषा क्या है, तो हमारी भाषा हिंदी है। तो हम लोग हिंदी भाषा के अंतर्गत हिंदी के वर्णों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये शुरुआत है, यानी व्याकरण पुस्तक में इन बातों का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए मैंने इस अध्याय को आपके सामने रखा ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझें और इसके अंदर की बातें, जो मुख्य बातें हैं, जो छुपी हुई बातें हैं, उससे जानने का प्रयास करें। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण है क्या। तो वर्ण छोटी से छोटी मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, या यूँ कहें कि वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई या छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ध्वनि, वर्ण या अक्षर एक ही होता, अर्थ एक ही होता। वर्ण बोलो या अक्षर बोलो, अर्थ एक ही होता है। तो कहने का अर्थ है कि भाषा, जिस भाषा का हमने अध्ययन किया, और हमारी भाषा है हिंदी, तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई या मूल ध्वनि जो है वह वर्ण कहलाती है। और इसके हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, यानी इसको हम दो भागों में नहीं बांट सकते। उदाहरण के तौर पे जैसे आप क ले लीजिए या अ लीजिए, अगर इसको आप दो भागों में बांटेंगे या अलग अलग करेंगे तो इस वर्ण की या इस अक्षर की कोई पहचान बचेगी नहीं, इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, इसकी कोई पहचान नहीं रहेगी। तो इस तरह से वर्ण जो है वह, इसकी पहचान खत्म हो जाएगी और इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। अब हम जानेंगे कि वर्णों के प्रकार। तो वर्णों के बाद वर्णमाला क्या है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर वर्णों तथा बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर वर्णों तथा बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था है। अब यहाँ बच्चों जानो कि व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप लिखे हैं अ, और अ लिखने के बाद आप लिख दिए वहाँ उसके बगल में क, इसके बाद फिर लिख दिए ज, तो ये हम इसको व्यवस्थित समूह नहीं कहेंगे। व्यवस्थित समूह का कहने का अर्थ है कि क्रमानुसार लिखना। जैसे अ के बाद आ, छोटी ई, बड़ी ई, यानी अ से लेकर अह तक और फिर क से लेकर ज्ञ तक जब हम अक्षरों को लिखते हैं क्रमानुसार, तो इसे हम बोलते हैं व्यवस्थित समूह।
और इसी व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। यानी फिर से मैं इसे बता दूं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे स्वर वर्ण के बारे में। जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। कुल 11 स्वर होते हैं। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करो कि स्वर वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी और वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, या यूँ कहें कि इनका उच्चारण हम बिना किसी की सहायता लिए करते हैं। उदाहरण के तौर पे अ, जब आप अ बोलते हैं तो अ बोलते समय आपको कोई और भी ध्वनि सुनाई देती है? नहीं, आपको सिर्फ अ ही सुनाई पड़ता है, अ का ही उच्चारण सुनाई देता है। इसलिए क्योंकि यह जो यह जो अक्षर है यह स्वर वर्ण का उदाहरण है और यह बिना किसी के सहायता के ये बोले जाते हैं। इसलिए यह इनकी पहचान जो है अ, तो ये अपनी ही इनका उच्चारण जो है वह इन्हीं के बारे में हम सुनते हैं। अ बोलेंगे तो हम अ ही सुनेंगे, कोई और हमें उसके जगह पे ध्वनि नहीं सुनाई देगी। और इसकी कितनी संख्या है? इसकी 11 है। तो इस तरह से आप याद रखें, स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है और अ से लेकर औ तक स्वर वर्ण कहलाते हैं। ये याद रखिएगा बच्चों, व्याकरण बुक में अ से लेकर अह तक स्वर वर्ण कहलाते हैं, अ से लेकर औ तक, और अंग और अयोग वाह कहलाते हैं। इसलिए स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। अंग और अ स्वर वर्णों की संख्या में या गिनती में नहीं आते, इन्हें हम अयोग वाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने इन सबों के बारे में जाना। ह्रस्व यानी अ की मात्रा अलग से दिखाई नहीं देती, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, किंतु जब यह किसी व्यंजन वर्ण में लगती है तब व्यंजन वर्ण के नीचे लगा हलंत का चिन्ह हट जाता है। जैसे क के नीचे जो हलंत का चिन्ह हम लगाते हैं तो लगाने से क्या होता है? शुद्ध व्यंजन है। तो आप प्रायः देखते होंगे बच्चों कि जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो वर्ण विच्छेद करते समय, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं एक शब्द को बोली कमल, कमल है, ठीक है। अब उसका हम जब वर्ण विच्छेद करेंगे, एक एक वर्ण को अलग करेंगे, तो कैसे होगा? क सबसे पहला अक्षर क्या लिखेंगे? क के नीचे हलंत देंगे प्लस अ, फिर म के नीचे हलंत प्लस अ, ल के नीचे हलंत प्लस अ, कमल। इस तरह से वर्ण विच्छेद हुआ। तो हलंत देने से ही वह शुद्ध व्यंजन बन पाएगा। क्यों? क्योंकि क जो है, क के पीछे अ है, यानी व्यंजन वर्ण बिना स्वर वर्णों की सहायता से न लिखे जाते हैं न बोले जाते हैं, तो वो उससे जुड़े हुए हैं। इसलिए जब हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं तो हलंत वहाँ नीचे व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत देते हैं। स्वर के भेद। अब यहाँ हम जानेंगे कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या है। जिन स्वरों को बोलने में थोड़ा समय लगता है उसे
ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, ये सभी ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इनको बोलते समय हमें बहुत कम समय लेना पड़ता है। आप बोल कर भी देख सकते हैं, अ बोले तो कितना समय लगा, ई, उ, री, तो इस तरह से बोलने में हमें बहुत कम समय लेना होता है, जिस कारण इसकी पहचान जो है वह मुख्य यही है कि इन अक्षरों को बोलते समय हमें कम समय का प्रयोग करना पड़ता है या कम समय लेना पड़ता है। दीर्घ स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। अब इसकी पहचान क्या है दीर्घ स्वर की, कि इसमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, डबल समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर में बहुत कम समय लगता है, इसकी पहचान है, और दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, यही इसकी पहचान है। उदाहरण के तौर पे क्या है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये 7 जो है वो दीर्घ स्वर है। इसे भी आपको याद रखनी है कि दीर्घ स्वर की कितनी संख्या है, ह्रस्व स्वर की कितनी संख्या है। तो ह्रस्व स्वर की 4 संख्या है, उनमें कौन कौन से आते हैं अक्षर, क्योंकि जब आप बड़े क्लास में जाओगे या कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न जो हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको हमेशा दिमाग में याद रखना होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत उपयोगी हैं, तो इसे आप नज़रअंदाज ना करें और इसे अच्छी तरह से समझकर याद रखें। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या है 4, अ, ई, उ, री, और दीर्घ स्वरों की संख्या है 7, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। तो इस तरह से आप इनकी संख्या के साथ और कौन कौन से अक्षर हैं उन्हें भी याद रखना है। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। मात्रा की दृष्टि से ये त्रिमात्रिक होते हैं, या अर्थात 3 मात्रा वाले स्वर, यानी मात्रा की दृष्टि से देखें तो इन स्वरों में 3 मात्रा जो है वो लगे रहते हैं या जुड़े रहते हैं। तो इनमें क्या, इनकी पहचान क्या है कि इनमें तिगुना समय लगता है। किसके तुलना में, तो ह्रस्व स्वर की तुलना में। ह्रस्व स्वर की तुलना में प्लुत स्वर को बोलते समय हमें तिगुना समय लगता है। और जैसे उच्चारण करके हम देखें ओम, तो जब हम ओम बोलते हैं तो आप देखेंगे कि समय की अवधि जो है वो थोड़ी अधिक है। स्वरों की मात्राएं, अब हम जानेंगे स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं होती हैं, और ये मात्राएं जब व्यंजन के साथ जुड़ती हैं तो वो अप्रत्यक्ष रूप से व्यंजन वर्णों के रूप में लिखी जाती, साथ जुड़कर लिखी जाती है। जैसे आप देखेंगे आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए, ऐ, ओ और औ, ये सभी मात्राएं होती हैं। तो शुरुआती दिनों में आपने ये वर्णमाला का अध्ययन किया होगा, क्योंकि इन्हीं के अध्ययन करने के बाद हम अपनी पढ़ाई जो है वो आगे बढ़ाते हैं, पढ़ाई आगे शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने जब छोटे होंगे तो आपने हिंदी वर्णमाला को सीखा। हिंदी में वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, क ख ग घ अ आ ई, ये सभी सबसे पहले आपने लिखना सीखा होगा।
तो आज उन्हीं को हम इस व्याकरण पुस्तक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सभी अक्षर जो है वो किन किन श्रेणियों में आते हैं, इनका ये और इनको हम बोलते इन समय हमें क्या समय लगता है, ये सभी बातें जो है इस अध्याय में हमें पढ़ने को मिल रहा है। तो स्वर जो है अ से लेकर औ तक, तो अ की तो कोई मात्रा होती नहीं है। आ से लेकर औ तक जो मात्राएं हैं वहाँ यहाँ पर देखें, बुक में आपको दिख रहा है, ये सभी मात्रा के रूप में भी हम व्यंजन वर्णों के साथ इन्हें लगाकर प्रयोग करते हैं। अब हम जानेंगे व्यंजन। ऐसे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी ये व्यंजन जो वर्ण हैं ये बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जा सकते। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी ही पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में संयुक्त व्यंजन को मिलाकर कुल 39 व्यंजन है। तो यहाँ पर 39 व्यंजन जो है वो व्यंजनों की संख्या बताई गई है। तो इस तरह से व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या है कि ऐसे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, या यूँ बोले कि जिन वर्णों को बोलते समय हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़े उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब इसके भी भेद होते हैं, व्यंजन के भी भेद होते हैं। तो इसके 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। 3 भेद होते हैं। स्वर के भी 3 भेद थे और यहाँ व्यंजन के भी 3 भेद हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। क से म तक वर्ण मुख के विभिन्न भागों में जिह्वा को स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यह संख्या में 25 होते हैं। अब यहाँ पर समझे बच्चों कि उच्चारण की दृष्टि से ये स्पर्श व्यंजन के रूप में इन्हें हम जानते हैं। क्यों? कि जब हम इन अक्षरों का उच्चारण करते हैं, इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय जिह्वा जो है वो हमारे मुख के अंदर स्पर्श करते हुए ही हम इन अक्षरों को बोल पाते हैं। क से लेकर म तक, यानी हम क से लेकर म तक कोई भी अगर जब हम अक्षर बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हमारी जिह्वा जो है वो हमारे मुख को स्पर्श करती है, इसलिए इसका नाम जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसलिए इन वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी है? 25। ठीक है। अब जानेंगे अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है, यानी इन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का होता है, यानी उच्चारण करते समय ये स्वर और व्यंजन के बीच में आते हैं। इस कारण इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन के रूप में जानते हैं और इनकी संख्या है 4। य, र, ल, व। उष्म व्यंजन वायु की रगड़ से पैदा होकर जिन वर्णों के उच्चारण में ऊष्मा आती है उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं और इनकी भी संख्या 4 होती है। वायु की रगड़, यानी जब हम बोलते हैं, इनका उच्चारण करते हैं, तो हवा जो है वो टकराती हुई मुख से और तब इस टकराकर जो बाहर आती है तब इन वर्णों का उच्चारण होता है, जिस कारण इनका नाम उष्म व्यंजन के से जाना जाता है। और इनकी संख्या है 4। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह।
इन्हें ये ऊष्म व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। अब हम जानेंगे अयोगवाह, जिसकी चर्चा मैंने पहले की थी। अयोगवाह का अर्थ है जो मेल न होने पर भी साथ रहे। जो मेल न होने पर भी साथ रहे, अर्थात ये ध्वनियाँ न तो स्वर है न व्यंजन, लेकिन स्वर और व्यंजन के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। इनकी पहचान यही है बच्चों, ध्यान से समझो, कि जो मेल न होने पर भी साथ रहे, यानी इनका कोई मेल नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये स्वर के भी साथ रहते हैं और व्यंजन वर्णों के भी साथ रहते हैं। यानी व्यंजन वर्णों में ये मात्राओं के रूप में हमें दिखते हैं और जुड़ते हैं। तो अयोगवाह जो है वो 3 प्रकार के होते हैं: अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं: अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। और इन तीनों के बारे में हम आगे जानेंगे और इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। अनुस्वार, यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है, अतः इसे नासिक व्यंजन भी कहते हैं। प्रायः इसे स्वर या व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पे अंक। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अ के ऊपर जो हम मात्रा डाले हैं, अंक की मात्रा, जिसे अनुस्वार बोला जाता है, यानी अनुस्वार की मात्रा। और जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमें नाक से इसकी ध्वनियाँ निकलती है, यानी नाक से हम इसका उच्चारण करते हैं, तब जाकर इन शब्दों का हम उच्चारण कर पाते हैं। जैसे अंक बोलते हैं तो हमें नाक इसकी मदद लेनी पड़ती है, नाक से ध्वनियाँ निकलती है। मयंक, चंदन, ये सभी तो नाक से उच्चारण करते समय, अंक की मात्रा है इसलिए नाक से उच्चारण करना पड़ता है हमें। इसकी मुख्य पहचान है अनुस्वार की। अनुनासिक, इन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है। और अनुनासिक का है कि ध्वनि जो है वह मुख के साथ साथ नाक, यानी अनुनासिक की पहचान है कि मुख और नाक, यानी मुंह और नाक दोनों से मिलाकर जो हवाएं बाहर निकलती हैं बोलते समय, उच्चारण करते समय, उसे हम बोलते हैं अनुनासिक। अतः अनुनासिक को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। और इसको हम अनुनासिक को हम लोग किस रूप में जानते हैं? चंद्र बिंदु के रूप में, चंद्र बिंदु की मात्रा के रूप में हम अनुनासिक का जो दूसरा नाम है चंद्र बिंदु, जिसका हम लोग मात्रा के रूप में प्रयोग में लाते हैं शब्दों के ऊपर, जैसे चांद, गांव, आँख। तो ये सभी शब्दों को बोलते समय बच्चों हमें नाक और मुख दोनों का सहारा लेना पड़ा, यानी दोनों के मदद से ही इन शब्दों का हम उच्चारण कर पाते हैं। परंतु जब शिरोरेखा पर मात्रा लगी रहती है तो चंद्र बिंदु की जगह मात्र बिंदु लगा दिया जाता है, जैसे हैं, मैं, कहीं आदि। परंतु जब शिरोरेखा पर मात्रा लगी रहती है तो चंद्र बिंदु की जगह बिंदु लगा दिया जाता है। यानी जब मात्रा लगी रहे वहाँ पर पहले से ही ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, तो वहाँ पर हम सिर्फ जो है वहाँ अंक की मात्रा लगाकर काम करते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज हमने जाना वर्णों के बारे में, वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्णों की परिभाषा जाने, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, और इसके बाद उनके भेदों के बारे में हम पढ़ें। अनुनासिक, अनुस्वार, उनके बारे में हमने पढ़ा, और
वर्णमाला क्या है उसकी भी हमने जानकारी ली। तो बच्चों, आप इस अध्याय को ज़रूर पढ़ें, इसे समझने का प्रयास करें और इसमें लिखित जो भी बातें हैं, परिभाषा है, प्रकार है, भेद है, उन सभी को पढ़कर याद भी करें। तो सबसे पहले आप इस अध्याय को ज़रूर पढ़ेंगे, तभी आप इस अध्याय से संबंधित बातों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे।